तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अपने को पता है कि अपन इंडियन पॉलिटी के जो सीरीज चालू कर रखे हैं उसमें अपन ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। वो सारी वीडियो आपको अपने YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। और आज अपन जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आपको राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन सब का अपन जिक्र करने वाले हैं और इससे शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा और लोकसभा में से किसे विघटित किया जा सकता है? लोकसभा को विघटित किया जा सकता है और राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। इस कारण से इसको स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन होता है? तो स्थायी तो राज्यसभा ही होती है, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो ये स्थायी और उच्च सदन होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या की लिमिट है 250। कितनी? 250 अधिकतम संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अभी आगे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? यानी कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो 245, टोटल 245 सदस्य हैं। इनमें से आपको बता दूं 245 जो सदस्य हैं उसमें से 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी सभी निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। और अगर मैं पूछूं कि लोकसभा में बताओ राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा 2। क्योंकि लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि 2020 से पहले सन 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे उनको बंद कर दिया गया है। अब वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 है, और 500 के 43 पूरे के पूरे निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में केवल राज्यसभा के अंतर ही 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए 12 व्यक्तियों का मनोनीत किया जाता है? तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 80 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्य मनोनीत करता है। 12 सदस्य मनोनीत करता है। और 12 सदस्यों में गुण क्या होना चाहिए? उनको देखो, कला है, विज्ञान है, साहित्य है और समाज सेवा है। इन 4 बिंदुओं पर उसको सर्वश्रेष्ठ होना पड़ेगा, तभी वो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का। कुल मिलाकर के राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन सब के सदस्य वहाँ पर जाते हैं, लेकिन कितनी संख्या में जाते हैं? वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, सबको बराबर का हक नहीं है कि हर राज्य में से इतने इतने सदस्य सब में से जाएंगे। जनसंख्या के हिसाब से सब राज्यों में से राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। कैसे निर्वाचन होता है? आनुपातिक के अनुसार। कैसे होता है? आनुपातिक के अनुसार एक संक्रमणीय पद्धति। कुल मिलाकर के निर्वाचन की एक ही पद्धति होती है, हमेशा इसी पद्धति को याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? भाई, राज्यसभा के जो प्रत्येक राज्य से प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि राज्यसभा में जो अपने पास 245 सदस्य चुने जाएंगे उनको कौन चुनेगा? उनको विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि एमएलए, जितने भी विधायक है विधानसभाओं के निर्वाचित, ओनली मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति होती है 10%, यानी कि 1/10। सब जगह की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो वो राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य से ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में जाएंगे, उसकी ज़्यादा राज्यसभा सीट होगी, और जिसकी जनसंख्या कम होगी उसकी राज्यसभा सीट भी कम होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी की। किसकी है? यूपी की सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है, इस कारण से वहाँ से राज्यसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वहाँ से सबसे ज़्यादा
31 सदस्य चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 245 सदस्यों में से 31 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? यूपी के प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, किन संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? यानी कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, यानी कि यहाँ से राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी का। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, दिल्ली और जो पांडिचेरी है इनकी एक खासियत है कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं, इनकी विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर के 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, बाकी के नहीं लेते हैं। और कुल मिलाकर के राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें भी केवल दिल्ली और पांडिचेरी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है इनके ही सदस्य चुने जाते हैं, बाकी जो 6 केंद्र शासित प्रदेश है उनका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 16 सदस्य बिहार से राज्यसभा में चुने जाते हैं। और राजस्थान से कितने चुने जाते हैं? राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता है, यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से कम ना हो, यानी राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अब देखो उम्र आपको पिछले वीडियो में बताई थी मैंने, जैसे 35 वर्ष है, 35 वर्ष चाहिए अपने को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो 30 वर्ष चाहिए अपने को किसके लिए? केवल और केवल राज्यसभा के सदस्यों के लिए, यानी कि राज्यसभा के जितने भी एमपी बनेंगे वो 30 प्लस के बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में 25 पढ़ा अपन ने, तो 25 आएगा किसमें? लोकसभा के सदस्यों के लिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद जितने मंत्री वो सारे 25 के प्लस होने चाहिए। इसके अलावा जो 21 वर्ष है वो किसके लिए आता है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए, जैसे कि सरपंच हो गया, इन सब के लिए 21 वर्ष न्यूनतम उम्र होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। तो केवल राज्यसभा के सदस्यों का ही कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और बाकी सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? वो है 2 वर्ष के बाद में। देखो अपन ने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था भाई, राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है। कैसी होती है? स्थायी सदन होती है, क्योंकि ये भंग नहीं होती कभी भी। जो राष्ट्रपति है इसको भंग नहीं कर सकता, तो भाई भंग नहीं होगी तो फिर इसके चुनाव कैसे होंगे? तो इसका चुनाव का सीधा सा तरीका होता है कि जिसमें 245 सदस्य ना, इसमें से हर 2 साल में 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त होते हैं और नए चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। एक कुल मिलाकर के जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है ना, वैसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यहाँ पे सभापति बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। देखो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति इसका कोई सदस्य नहीं होता, बल्कि वह पदेन सभापति होता है। इसका मतलब पद ही उनका ही है। तो यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी वो सभापति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। कुल मिलाकर के यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, उनका चुनाव कौन करता है? तो कुल मिलाकर के अपन ने उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में पिछले ही वीडियो के अंतर्गत देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सारे के सारे सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन, किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उपराष्ट्रपति इनकी सभापति होता है। कुल मिलाकर के सदस्यता इनके पास रहती है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? उपसभापति। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष के अनुपस्थिति में कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति करता है। वैसे यहाँ पे सभापति की अनुपस्थिति होती है तो उपसभापति के द्वारा यहाँ पर सदस्यता की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? भाई सभापति का निर्वाचन देख लिया, अब उपसभापति का निर्वाचन करते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर के उपसभापति का निर्वाचन करते हैं, चुनाव होता है उनका भी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की सभी की अधिसूचना नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? चुनाव आयोग ही निकालेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245। और इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव करते हैं जो भी अपने राज्य की विधानसभाएं हैं उन सबके निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायकों एमएलए को द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। और 245 में से 12 कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी 238 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होता है? तो एक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईसीएस हो गया, आईएफएस हो गया, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उन सब का सृजन करने के लिए राज्यसभा ज़्यादा ताकतवर होती है किससे? लोकसभा से। और ये अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी इजाज़त देगा तभी लोकसभा नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर पाएगा, ठीक है। नए आईएएस, आईपीएस और जितनी भी आईएफएस संस्थाएं हैं उनका गठन कर पाएगा। 312 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के पास इतनी पावर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? अब देखो, अभी तो अपन ने पढ़ा था पर राज्यसभा लोकसभा से किस चीज़ में ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है? वो होती है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। लेकिन एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर लोकसभा जो होती है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है, तो वो कौन सी होती है? वो होता है धन विधेयक। कौन से विधेयक के तहत? धन विधेयक के तहत होता है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक के तहत, धन विधेयक में राज्यसभा अगर स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास 14 दिन का समय है, आप पढ़ लो उसको और वापस 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटा दो। कुल मिलाकर के धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। ना तो मना कर सकते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते, केवल संशोधन के लिए सुझाव दे सकते हैं। जो भी लोकसभा माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, उनकी मर्जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सामान्य विधेयकों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? अब देखो, अभी तो पढ़ा था अपन ने धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। बाकी जो भी कोई भी साधारण विधेयक होगा उन सबको वो 6 महीने तक रोक सकती है। 6 महीने तक उनकी पावर रहती है। वो चाहे तो स्वीकार करे चाहे अस्वीकार करे, उनकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है, केवल धन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए 6 माह से। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था भाई संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इस कारण से साल के अंदर 2 सत्र तो न्यूनतम होने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो नहीं, अपन ने शुरू से पढ़ा है भाई स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कोई नहीं, कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, क्या राज्यसभा की सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था भाई जब भी राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होगी उस संयुक्त बैठक के अंतर्गत जो नियम कायदे कानून चलेंगे वो लोकसभा के चलेंगे और जो उस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा वो भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर राज्यसभा की पावर नहीं चलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। नामित का मतलब होता है मनोनीत, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कितने सदस्य? 12 सदस्य। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। भाई जो मेन अध्यक्ष होगा, सभापति होगा, वही अध्यक्षता करेगा। तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर। कौन थे? पृथ्वीराज कपूर सर्वप्रथम ऐसे फिल्म अभिनेता थे जिनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त, ठीक है। तो अभिनेता तो कौन हो गए? पृथ्वीराज कपूर। और एक्ट्रेस कौन हो गई?
नरगिस दत्त, ठीक है, कौन, जो राज्यसभा में मनोनीत हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य थे? तो अब पूछ रहा है कौन हिंदी साहित्यकार, तो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? हिंदी साहित्यकार थे जिनका राज्यसभा सदस्य में मनोनयन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो महिला महासचिव है वीएस रमा देवी। कौन है? वीएस रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव है, ठीक है, महिला सचिव है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? राज्यसभा की, एक सेकेंड, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952। देखो राज्यसभा का गठन तो हो गया था 3 अप्रैल को और बैठक होती है 13 मई 1952 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तब राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि अपने स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो राज्यसभा के पहले सभापति भी कौन होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो मैंने आपको पिछले जो वीडियो था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का और संसद का वीडियो था उसमें मैंने ट्रिक बताई थी सरला। क्या बताई थी? सरला। सरला का मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और इनके अनुच्छेद है 79, यानी कि एक सेकंड, इनके अनुच्छेद है 79, 80 और 81, ठीक है, लगातार है। तो कुल मिलाकर के ये तो संसद का हो गया और 80 किसका हो गया? राज्यसभा का हो गया। तो यहाँ पर शायद इसने गलत छाप रखा है। राज्यसभा का गठन यहाँ पे 80 होगा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा? तो 101वें अनुच्छेद के तहत क्या था क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित होना पड़ेगा? तो अनुच्छेद 101 के अंतर्गत जो संसद है, जितने भी सदस्य हैं, उनकी योग्यता अयोग्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि कोई सदस्य बिना सूचना के कितने दिनों तक राज्यसभा से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है? 60 दिनों तक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 60 दिन तक अगर कोई सांसद राज्यसभा या लोकसभा में बिना बताए उपस्थित नहीं होता है तो 60 दिन के अंतर्गत उसकी सदस्यता जो है छीन ली जाएगी, ठीक है, संसद समाप्त हो जाएगा वो। इसके बाद में अगला, भारत में लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है जनता द्वारा। लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, कुल मिलाकर के लोकसभा के चुनाव कौन करती है? जनता करती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा का भी मैंने बताया था सरला, 79, 80 और 81। 81 में कौन सा है? लोकसभा। कौन था? लोकसभा। सरला में ला से लोकसभा और अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में की गई थी 500। मूल संविधान के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। ये 500 कौन थे? निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इसके साथ में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, ऐसे टोटल 552 थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान की स्थिति मैंने बता दी और आगे आ जाएगा भी। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। कितनी? 545। तो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है लोकसभा की वो 545 है। वो कौन से संविधान के तहत? 31वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो सीधे निर्वाचित करती है टोटल 545 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 1 मिनट। लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कुल मिलाकर के 43 सीटों पर 543 सीटों पर निर्वाचन होता है। 543 सीटों पर पूरी जनता चुनती है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, 530 नहीं होगा, 543 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वापस रिपीट हो गया, ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? वह है 19 सदस्य। कुल मिलाकर के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से केवल 19 सदस्य, कितने, 19 सीटें लोकसभा में हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें हैं? 19 सीटें ही केवल लोकसभा में हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2 सदस्य। लेकिन आपको बता दूं 2020 में 104वें संविधान संशोधन के तहत ये जो 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, अब वो नहीं किए जाते हैं। वर्तमान में पूरे जो 543 सदस्य हैं वो पूरे के पूरे ही निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किया जाता था? ये किया जाता था पहले 331 के अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किया जाता था। किसके अंतर्गत? लोकसभा के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन वर्तमान में मनोनीत नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब की गई थी? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण सबसे पहली बार 1972 में की गई थी। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार कब की गई थी? भाई कहाँ से, कौन कौन से क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र कितना फैला हुआ है? 1972 में की गई थी। ठीक है। ये 1972 भी गलत है, यहाँ पे 1952 आएगा। ठीक है। 1952 में सबसे पहले परिसीमन आयोग का गठन हुआ था और उसने लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की थी पहली बार लोकसभा सीटों की संख्या 1952 में डिसाइड की गई थी परिसीमन आयोग के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित, वही जनसंख्या के आधार पर। तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सब में ही जो सीटें हैं आवंटित की जाती है वो उस जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस जनगणना के आधार पर होता है? तो 2001 की जनगणना के आधार पर। इसके बाद में तो 2011 की जनगणना आ चुकी है और इसके बाद में अब 2021 की जनगणना भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन अभी भी वर्तमान में जो लोकसभा में जो सीटें डिसाइड होती है वो 2001 की जनगणना के अनुसार होती है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2001 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। देखो सन 2026 तक जो लोकसभा सीटें हैं वो फिक्स रहेगी। कितनी? 543 जितनी फिक्स है उतनी रहेगी। हर राज्य से जितनी फिक्स करेगी उतनी रहेगी 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक है। 2026 तक फिक्स है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख। कुल मिलाकर के यदि किसी जगह पर किसी स्थान की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या 7.5 लाख होती है तो वहाँ से एक लोकसभा सीट फिक्स हो जाती है। तो कुल मिलाकर के 7.5 लाख जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट दी जाती है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है? इसका मतलब है कि लोकसभा में SC और ST इन दोनों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इनकी सीटें हैं 84 सीटें तो SC की है और इसके अलावा 47 सीटें ST की है। तो टोटल 84 + 47 मिलकर के 131 सीटें लोकसभा में SC और ST की आरक्षित है। ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। ठीक है। और इसी टाइम पे पहली बार परिसीमन आयोग के द्वारा जो लोकसभा क्षेत्र है वो डिसाइड किए गए थे, लोकसभा सीटें डिसाइड की गई थी पहली बार। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में अब तक लोकसभा के लिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो 16 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं। अभी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं तो 18वीं लोकसभा थी। कौन सी थी? 18वीं लोकसभा थी। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में, 1976 में। 1976 में सबसे पहली बार जो MP है उनके लिए पेंशन की व्यवस्था चालू की गई थी। कौन सी? पेंशन मिलेगी उनको भी, पेंशन व्यवस्था चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन, जब सदन में
अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उस समय कहा जाता है, उसको शून्यकाल कहा जाता है। कुल मिलाकर के शून्यकाल के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण मामले होते हैं उन पर विचार किया जाता है। तो मैंने एक पिछले वीडियो के अंतर्गत संसद वाले वीडियो में आपको बताया था कि 11 बजे से 12 बजे तक चलता है इनका प्रश्नकाल, इसके बाद में 12 बजे से 1 बजे चलता है इनका शून्यकाल। तो प्रश्नकाल में ये प्रश्न पूछते हैं और शून्यकाल में ये विचार करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार शून्यकाल के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा बजट पारित किया जाता है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं? तो उत्तर प्रदेश। तो कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं यूपी के पास। कितनी है? 80 लोकसभा सीट यूपी के पास है, ठीक है। और 31 राज्यसभा सीट यूपी के पास है, दोनों में नंबर 1 यानी कि टॉप पे सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि इनके जाते हैं। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर जाते हैं? तो दिल्ली में। दिल्ली के कुल मिलाकर के दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है 8, उनमें से जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इनके सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें होती है, ठीक है, केवल केंद्र शासित प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। केवल और केवल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, देश में कौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से स्पर्श करती है? तो देश में कौन सी ऐसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से स्पर्श करती है? तो नागौर ऐसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, ये तो फैक्ट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। अपन ने पढ़ रखा कि कोई सी भी सदन हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके 1 साल के अंतर्गत मिनिमम 2 सत्र होना जरूरी है। 6 महीने से ज़्यादा उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। इसी कारण से लोकसभा को क्या कहा जाता है? भंग किया जा सकता है। इस कारण से ये अस्थायी सदन होती है, ठीक है। तो विघटन करने का काम किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। यानी कि अगर मान लो आपातकाल लगा दिया और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, अपन चुनाव तो करा नहीं सकते, तो कुल मिलाकर के संसद के पास ऐसी पावर होती है कि वो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अब वो जैसे एक बार बढ़ाएगी ना, तो वो 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ जाता है। और एक मतलब अपनी एक लोकसभा थी 5वीं लोकसभा, उसमें जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल लगातार 2 बार बढ़ाया गया था, यानी कि 2 वर्ष तक बढ़ाया गया था, ठीक है, 1976 और 1977 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो 1/10। गणपूर्ति में हमेशा 1/10 सदस्य यानी 10% सदस्यों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 60 दिन, ठीक है। 60 दिन के अंतर्गत बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम सांसदों की संख्या कितनी होती है? 55। कितने सदस्य? 55 सदस्य, ठीक है। तो विपक्षी दल बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें चाहिए? 55 सीटें चाहिए लोकसभा में, तभी बन पाओगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50, ठीक है। अगर आपके पास 50 ऐसे एमपी तैयार हो जाते हैं जो कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो वह अविश्वास प्रस्ताव आप पेश कर सकते हो। तो सबसे पहले 50 जो सदस्य होते हैं उनको राजी करो, उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव आप पेश कर सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? तो 1 लाख रुपये। किसको? संसद सदस्यों को यानी कि एमपी को, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उनकी सैलरी कितनी होती है? 1 लाख रुपये प्रति महीने होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र यानी कि जो भी एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार, 1 साल में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? वर्तमान में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो वर्तमान में 3 जो सत्र है वो आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा, एक बार में 1 वर्ष बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? 1962 में। 1962 में भारत में शून्यकाल की परंपरा स्टार्ट हुई थी। शून्यकाल स्टार्ट ही भारत से ही हुआ है, किसी भी बाकी देश में पहले शून्यकाल नहीं होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय कहलाता है शून्यकाल। मैंने बताया था ना, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल और 12 बजे से 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा का सामान्य शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? राज्यसभा और लोकसभा का समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? तो संविधान संशोधन में। देखो, इसका मतलब ये है प्रश्न में, भाई राज्यसभा और लोकसभा के पास बराबर पावर किस में रहती है? जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर पावर में रखती है, तो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का कोई भी विधेयक आता है तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के पास समान पावर रहती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? किसके सलाह पर? तो यह है प्रधानमंत्री की सलाह पर। यदि प्रधानमंत्री सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसके कार्यकाल से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसे लोकसभा के अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अभिरक्षक कहा जाता है। किसके? लोकसभा के अभिरक्षक के रूप में किसे? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनेगा? लोकसभा के सदस्य चुनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। देखो, मान लो कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उनकी जगह राष्ट्रपति अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं। कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी कि लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर के एक सदन के अंतर्गत जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो टोटल होते हैं 20 प्रश्न। आप तारांकित प्रश्न पूछ सकते हो लोकसभा में, और राज्यसभा में 15 प्रश्न पूछ सकते हो तारांकित। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लोकसभा में एक सदन में एक सत्र में 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हो एक दिन में, और राज्यसभा में 15 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, मतदान संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है मल्काजगिरी जो लोकसभा क्षेत्र है, ये जनसंख्या मतदान की संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वोट यहीं पर पड़ते हैं। ठीक है, मल्काजगिरी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से है लद्दाख। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है, लोकसभा क्षेत्र है, वह है लद्दाख, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन का है? मल्काजगिरी तो जनसंख्या की दृष्टि से है, यानी कि वोटों के आधार पर है, और ये क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? सबसे छोटा है चांदनी चौक दिल्ली सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आपको लोकसभा जो सदन है उसी में ला सकते हो, आप राज्यसभा सदन में नहीं ला सकते। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव कौन से सदन में लाया जाता है? लोकसभा सदन में लाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से उल्लंघित है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। इसका मतलब अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें 84 सीट तो एससी की और 47 सीट एसटी की आरक्षित की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत टोटल 131 सीटें एससी और एसटी की आरक्षित की जाती है लोकसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन,
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है? 84 सीटें एससी की आरक्षित होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। कुल मिलाकर के धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आएगा और लोकसभा के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। राज्यसभा के पास केवल और केवल 14 दिन का समय होता है जिसमें उस धन विधेयक को केवल देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो एमपी से सबसे ज़्यादा एसटी की सीटें लोकसभा में है। ठीक है, तो एमपी से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की बैठक को आप विघटन के द्वारा भी समाप्त कर सकते हो, 17 अवसान यानी 70 समाप्त हो जाए ऐसा भी कर सकते हो, या स्थगन के द्वारा समाप्त कर सकते हो। 3 तरीके होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में केवल 17 अवसान होता है और स्थगन होता है, विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऐसे आप बैठक समाप्त कर सकते हो। इसके बाद में मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत? लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और जो मंत्री होते हैं सारे वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों की योग्यता संबंधी अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो लोकसभा अध्यक्ष उनका निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लोकसभा को क्या कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे डिटेल दे रखी है भाई कौन से राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। कितनी है? 80 सीटें यूपी से हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद में पूछा जाता है भाई दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें किसकी है? तो पश्चिम बंगाल की। कितनी है? 42 सीटें। ठीक है, इसके बाद में किसकी है? इसके बाद में है बिहार की। कितनी? 40 सीटें। 40 सीटें किसकी है? बिहार की है। इसके बाद में देख लेते हैं किसी और की थोड़ी है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लेता है। इसके बाद में देखो एक प्रश्न यहाँ से पूछता है भाई किस किस जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी लोकसभा सीट कितनी होती है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो सबसे पहले अपन राज्यों की बात करें तो राज्य अपने पास है एक तो नागालैंड, सिक्किम। ठीक है, और इसके बाद में दे रखा है इसमें नागालैंड, सिक्किम और एक मिजोरम भी था। मिजोरम में यहाँ पे एक ही सीट है। ठीक है, मिजोरम में एक ही सीट है। सिक्किम और नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों की कितनी होती है? 1-1 सीट होती है। मात्र 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकसभा सीटें 1-1 है। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली, किसको? पांडिचेरी और दिल्ली को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनकी लोकसभा सीटें भी 1-1 होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको इस चार्ट में से 1-1 सीटें किसकी है वो याद करना है और सबसे ज़्यादा किसकी है? टॉप 3 या टॉप 4 को याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में ये आया है चार्ट बना राज्यसभा का। राज्यसभा में किस किस की कितनी सीटें हैं? तो यूपी की सबसे ज़्यादा है 31 सीट। इतना से याद रख लो भाई, सबसे ज़्यादा सीटें किसकी है? यूपी की है। इसके बाद में आप बिहार की याद कर सकते हो, 16 सीटें हैं। राजस्थान की कितनी है? 10 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। चलो ये पूरा हो गया। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने सारी डिटेल में 1 लाइनर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे आपका टॉपिक बहुत मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने राज्यसभा लोकसभा का जिक्र किया है। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे जो अगला टॉपिक होगा वो भी इसी चैनल पर आएगा। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।